वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के बारे में है। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप। ये इंडिया में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसको लेकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2017 में। नाम था इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी कि IHCI। अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट में कुछ जानकारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 23% जो पॉपुलेशन है, जो 2.1 मिलियन हो जाएगी, वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है, कई सारे लोग शामिल हैं जैसे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका ऑब्जेक्टिव है एक बेसिक सा कि 2025 तक हमें 25% जो रेज्ड ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसे रोकना है, कम करना। देखिए, इंडिया ने कमिट किया है 25/25 गोल। क्या है ये गोल? 25/25 गोल में हमें 2025 तक 25% तक जो मोर्टेलिटी होती है, लोगों की जान जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, उसे रोकेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वही होती है जो छूने से नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आ जाते हैं। इसके भीतर 9 वॉलंटरी टारगेट्स हैं, जिसमें एक ये है कि हमें 2025 तक 25% हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, कम करना है। तो उसी दिशा में ये प्रोजेक्ट इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव वर्क कर रहा है। हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस की बात करते हैं इंडिया में, तो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहां पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा है। ये जो लेटेस्ट एडिशन आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। 21.3% वुमेन और 24% मैन जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है, वो हाइपरटेंशन फेस कर रहे हैं। हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस आपको केरला में सबसे ज्यादा मिलेगा और फिर मिलेगा तेलंगाना में। 1/4 वुमेन और मैन जिनकी उम्र 40 से 49 के बीच में है, वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर फेस कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन एंड इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। इसे शॉर्ट में EMRS कहा जाता है। तो अगर मैं EMRS कहूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं एकलव्य स्कूल्स की बात कर रहा हूं। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास है। 1997-98 में इस प्रकार के स्कूल्स को बनाने की कोशिश की गई या शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से हम ट्राइबल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स के तहत इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन ग्रांट की जाती है। केवल स्कूल्स नहीं होते, बच्चों के लिए हॉस्टल्स होते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, प्लेग्राउंड होता है, स्टूडेंट कंप्यूटर लैब होता है, टीचर रिसोर्स रूम भी होते हैं। जो भी पढ़ाई करवाई जाती है वो CBSE के करिकुलम के बेसिस पे करवाई जाती है। एक स्कूल की जो कैपेसिटी होती है वो 480 बच्चों की होती है। 10% सीट नॉन ST कैंडिडेट्स के लिए भी रखी जाती है, लेकिन वो 480 के भीतर ही होनी चाहिए। कवरेज की बात करें तो EMRS गाइडलाइंस 2010 की जो हैं, उसी के तहत ये स्कूल्स रन करते हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने में मदद करती है। फर्दर कोई भी ऐसा एरिया ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन हो, वहीं पर ये स्कूल्स बनाए जाते हैं। 2018-19 का जो बजट था उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा ब्लॉक जहाँ पे 50% से अधिक ST पॉपुलेशन है और वहाँ ट्राइबल लोग कम से कम 20,000 की संख्या में रहते हों, वहाँ पर एक EMRS स्कूल जरूर होना चाहिए 2022 तक। वर्तमान में भारत में 367 एकलव्य स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री के तहत, जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो इन स्कूल्स को असिस्ट करे कि इनमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी हाल ही में कहा कि वो 2 और सीट्स इंस्टीट्यूशंस को अलाउ करते हैं जो वो गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगरी के बच्चों को दे सकते हैं। AICTE के अकॉर्डिंग गिफ्टेड चाइल्ड कौन होता है? गिफ्टेड चाइल्ड आपको समझ में आ रहा है, कहते हैं ये बच्चा गिफ्टेड है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ है, स्किल है, नॉलेज है, उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई को लेकर बहुत क्यूरियस है, जो किसी भी मुद्दे को उसकी डिटेल्स के बियॉन्ड जाके डिस्कस करता है, क्वेश्चंस के स्कोप के बाहर जाके उस पर बातचीत कर सकता है, वो कीन ऑब्जर्वर है किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को लेकर। वो कोई जैसे स्ट्रक्चर्ड कोई मटेरियल है उसे तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्रक्चर्ड, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर लेता है।
और वो अपनी हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और समझता है। ऐसे बच्चों को गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। क्राइटेरिया क्या है जब किसी बच्चे को गिफ्टेड चाइल्ड माना जाता है और उसे कोई स्कॉलरशिप या फिर इस प्रकार की सीट्स दी जाती हैं, उसे कोई प्राइज मिला हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन का, या फिर किसी प्राइवेट बॉडी से जिसे सरकार रिकॉग्नाइज करती हो, या फिर उसने गवर्नमेंट एजेंसी से कोई फंडिंग रिसीव कर रखी हो किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए, या फिर उसके पास हाई क्वालिटी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल उसके पब्लिश हो चुके हों किसी पब्लिकेशन में जिसमें वो फर्स्ट ऑथर हो, उसके पास कोई पेटेंट हो किसी इंडियन या इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस का, वो किसी ऐप को ओन करता हो, वो गूगल, एप्पल, विंडोज स्टोर का हो सकता है, या फिर उसने कोई टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन प्रोडक्ट तैयार किया हो जिसके 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हों। गिफ्टेड चाइल्ड के बच्चों को, ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इन्हें कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ सीट्स होती हैं इंस्टीट्यूशंस में जो उनके रिजर्व हो जाती हैं, उन्हें आसानी से एडमिशन्स मिल जाते हैं। फर्दर जो एडमिशन्स दिए जाते हैं उनको इस कैटेगरी में उनकी ट्यूशन फीस को भी समाप्त कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, बाकी जो सप्लीमेंट्री फीस होती है वो उन्हें देनी होगी। यहाँ पे देखिए अंतर बताया गया है ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड के बीच में। ब्राइट चाइल्ड सिंसियर और हार्ड वर्किंग होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड स्टडीज़ को लेकर क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है। ब्राइट चाइल्ड क्विक आंसर्स देता है क्वेश्चन के, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड जो क्वेश्चन की लिमिट है उसके बियॉन्ड जाके डिस्कशन करने में कैपेबल होता है। ब्राइट चाइल्ड सिलेबस को अच्छे से पढ़ता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड सिलेबस के बियॉन्ड जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ब्राइट चाइल्ड हमेशा अच्छा स्कोर करता है और जो प्रैक्टिस टास्क हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड को अगर आप रिपीटेटिव टास्क देंगे तो वो केयरलेस मिस्टेक्स करता रहेगा। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो हाई रैंकर होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड क्लास ग्रुप से अलग हो जाता है बिकॉज उसका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होता है। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो क्लासमेट्स को एंजॉय करता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड उनके लिए एक पीयर की तरह काम करता है, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाता है, गाइड कर पाता है। ब्राइट चाइल्ड की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को एब्जॉर्व करने में बहुत तेज़ी से कैपेबल होता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड वो नए आइडियाज़ को प्रपोज करता है, नॉट जस्ट कि वो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर रहा हो। ब्राइट चाइल्ड किसी भी क्लास में दिए गए प्रॉब्लम को बहुत ही तेज़ी से अलर्टनेस के साथ रिस्पॉन्स कर पाता है, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड कीन ऑब्जर्वर होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। ब्राइट क्लासरूम नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करता है, जबकि जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपने हिसाब से बात करेगा, वो हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाके बात करे। ब्राइट चाइल्ड किसी भी चीज़ की मीनिंग को ड्रॉ करने में बहुत ही स्पेसिफिकली कैपेबल होगा, जबकि गिफ्टेड चाइल्ड वो इन्फेरेंस ड्रॉ करता है, मतलब वो किसी चीज़ के निष्कर्ष को निकालने में सक्षम होगा। ब्राइट चाइल्ड वो वेल स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस या नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड वो नॉन स्ट्रक्चर्ड और नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर लेगा। ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है किसी ब्राइट चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट के बारे में है। ब्रिटेन बेस्ड एक एनजीओ है, 5 राइट्स इसका नाम है। उन्होंने एक सेफ्टी टूल किट तैयार की है कि बच्चे जब ऑनलाइन किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस सेफ हो। इसे 5G राइट फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है उसने तैयार किया है। इन्हें सपोर्ट मिला है अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूरोपियन यूनियन और जो अन्य ग्लोबल चिल्ड्रन राइट्स एनजीओ हैं उनका। यहाँ पे इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में जो बच्चों की नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है और प्रॉपर एक टूल किट तैयार किया है कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। एक प्रॉपर रोड मैप है जहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको आधार बना के ही इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है। इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके सभी देश अपने यहाँ भी ऑनलाइन सेफ्टी को बच्चों के लिए इंश्योर कर सकते हैं। कल आशा के बारे में है, इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। WHO ने अभी हाल ही में भारत के 10.4 लाख आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। जो उनका एफर्ट रहा है भारत के हेल्थ प्रोग्राम्स में लोगों को कनेक्ट करने को लेकर, उसकी वजह से आशा वर्कर्स बेसिकली वॉलंटियर्स होती हैं जो विद इन कम्युनिटी ट्रेन कर दी जाती हैं। जो भी हेल्थ एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जानकारियां हैं, वो उन्हें लोगों तक लेकर जाती हैं और उन्हें अवेयर करती हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करती हैं जहां पर ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो भी लोग होते हैं उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जोड़ देती हैं ताकि ये सभी फैसिलिटीज़ उनके लिए एक्सेसिबल बन जाए। जो कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं यानी कि आशा, इनका जो रोल है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत फॉर द फर्स्ट टाइम 2005 में स्टैब्लिश किया गया। मतलब इन्हें कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि हम आशा वर्कर्स तैयार करेंगे जो लोगों तक हेल्थ की सर्विसेज लेकर जाएंगी। किसी भी महिला के आशा वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो और कम से कम
8th क्लास तक की फॉर्मल एजुकेशन हो, मतलब वो लिटरेट हो, पढ़ी लिखी हो। प्रोग्राम की गाइडलाइन में तो कम से कम यही बताया गया है। इनका काम होता है कि डोर टू डोर जाएं और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, जो भी बेसिक न्यूट्रिशन हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको लेकर। ये भी इंश्योर करती हैं कि जो एंटीनेटल चेकअप है, प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप्स करवाए जाते हैं वो समय से हों, न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाए प्रेगनेंसी के दौरान, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ही डिलीवरी हो, पोस्ट बर्थ ट्रेनिंग या ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर लोगों को अवेयर करें और बच्चों को क्या न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दें। ये महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को लेकर, डिसीज़ को लेकर, बच्चे इम्यूनाइज्ड हों इसे भी देखती हैं। मेडिसिन्स जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो डेली बेसिस पर लेते रहें उसे भी इंश्योर करती हैं। आशा वर्कर्स को क्या पेमेंट मिलती है? इतने भारी भरकम काम करवाने के बाद उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई पेमेंट्स के प्रावधान नहीं है। चूंकि उन्हें वॉलंटियर कंसीडर किया जाता है तो उन्हें कोई फॉर्मल पेमेंट नहीं दी जाती, रैदर उन्हें दिए जाते हैं इंसेंटिव्स जो वो काम करती हैं उसके बेसिस पे। जैसे अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा दी या बच्चे का इम्यूनाइजेशन करवाया, उसे जो भी टीका वगैरह लगना है वो लगवाया, तो उन्हें कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। महीने भर में वो जो भी काम करती हैं उनके इंसेंटिव्स मिलाकर 6 से 8 हज़ार रुपये तक बन जाते हैं। कई दफ़ा ये इससे कम ही होते हैं। तो अक्सर ये डिमांड चलती है कि आशा वर्कर्स को एक डिसेंट पेमेंट मिलनी चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे कर रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्रच स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि अभी 2021-22 के लिए सेंटर की ओर से उन्हें कोई फंड नहीं मिला है अंडर दिस स्कीम। क्रच एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर कामगार महिलाएं अपने बच्चे को रख सकती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर वर्क। वहां पे बैठने की जगह होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, पालना होता है, जहां पर बच्चे को अगर बहुत छोटा बच्चा है तो रखा जा सकता है, और उनकी केयर के लिए लोग भी होते हैं। तो नेशनल क्रच स्कीम को इसी उद्देश्य से सन 2006 में लॉन्च किया गया था। अक्सर जो कामगार महिलाएं हैं, अगर उनके पास छोटा बच्चा है तो वो महज इस आधार पर काम करने नहीं जा पाती कि उन्हें अपने बच्चे की केयर करनी होगी। बच्चे को केयर की जरूरत में भी हमेशा ना पड़े, बच्चा सो रहा है या फिर वो खेल रहा है तो नीडेड नहीं है कि माँ उसके आसपास हो, लेकिन इन बिटवीन उसे माँ की जरूरत पड़ सकती है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो अपनी माँ को ढूंढ सकता है या उसे कोई दिक्कत हो सकती है। इन दैट केस अगर माँ आसपास हो तो वो मदद के लिए जा सकती है या ध्यान रख सकती है। लेकिन इस चक्कर में कि उसके बच्चे को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, वो काम पर जा ही नहीं पाती है। अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जहां वो काम कर रही हैं वहीं पर वो अपने बच्चे को रख सकती हूँ, उनका बच्चा एक सर्टेन केयर में हो और जब भी उन्हें आवश्यकता हो वो उस फैसिलिटी को विजिट कर सकें। 2006 में इसी उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम को शुरू किया गया, जिसका नाम अब बदल के नेशनल क्रच स्कीम रख दिया गया है। ये प्राइमरली नर्चर करता है चिल्ड्रन को। वो महिलाएं जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिनको महीने में कम से कम 15 दिन काम पे जाना होता है या जिनको साल में कम से कम 6 महीने का काम मिलता है, उन्हें इस क्रच स्कीम्स के साथ जोड़ दिया जाता है। जो भी वर्क प्लेस होते हैं वहां पर क्रच बनाए जाते हैं, इसके लिए पैसे मिलते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% पैसा देती है राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% राज्य और 10% जो अमाउंट है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से या एनजीओ से आ जाता है। स्टेट्स, ये तो बात हो गई नॉर्मल स्टेट्स को लेकर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 80% पैसा देगा केंद्र, 10% राज्य और 10% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% केंद्र देगा, राज्य को कुछ नहीं देना है, और 10% वही वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो बीपीएल फैमिली की महिलाएं हैं उन्हें 20 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड देना होता है। ये फीस अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, ये 100 से 200 रुपए तक पर मंथ की हो सकती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। बेसिकली पैसा देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग काम पे जा रहे हैं वो पैसा देते हैं तो एक कम्युनिटी ओन फैसिलिटी बन जाती है जिसका सभी लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी होती है, स्लीपिंग फैसिलिटी होती है, बच्चे सो सकते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन होता है, जो बच्चे 3 साल से कम के हैं उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है उसी फैसिलिटी में, या वो 3 से 6 साल के हैं तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है कि थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है, और 3 से 6 के बीच में है तो प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, खाना वगैरह तो माँ खिला देती है, कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाती हैं जो लोकली सोर्स की जाती हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। फर्दर उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन देखे जाते हैं। क्या गाइडलाइंस है क्रच को लेकर? क्रच महीने में 26 दिन खुला होना चाहिए और एक दिन में 7.5 घंटे वो ओपन होना चाहिए। जो बच्चे क्रच में हैं वो एक क्रच में 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
आप भीड़ इकट्ठा कर दोगे तो उनकी केयर कैसे होगी। एक क्रच में मैक्सिमम 25 बच्चे हो सकते हैं। यूजर चार्जेस लगाए गए हैं ताकि कम्युनिटी ओनरशिप इंश्योर की जा सके। 6 मंथ से 6 साल के बच्चों को कवर किया जाता है ताकि उनका एक ओवरऑल केयर भी हो जाए और मां काम पर भी जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्स वर्क को प्रोफेशन बनाने को लेकर है। आपको पता है आर्टिकल 142 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जो हमारी जुडिशरी को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस ग्रांट कर सकते हैं अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है रिक्वायर्ड है तो। कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय देने का अधिकार है। अभी इसी आर्टिकल को इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये डिक्लेयर किया कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है आर्टिकल 21 के तहत जो रिकॉग्नाइज्ड होता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भी। तो कुल मिला के सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है अंडर आर्टिकल 21, ये अब डिक्लेयर हो चुका है। और अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप तैयार रहिएगा। हर व्यक्ति के पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, आर्टिकल 21 इसे इंश्योर करता है और इसमें सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं। सेक्स वर्कर्स के पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। सभी केसेस में क्रिमिनल लॉ उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनकी एज और कंसेंट के बेसिस पे। जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर वो एडल्ट हैं और अपनी कंसेंट से इस प्रकार की एक्टिविटी में या इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो पुलिस को उनके काम में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस भी नहीं लेने चाहिए। यहां पर देखिए कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि वॉलंटरली सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होना यह इलीगल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ प्रोफेशन। कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और कोई अपने शरीर का, इट्स सिमिलर, ऐसा कोर्ट एक्नॉलेज करता है। लेकिन अगर कोई ब्रोथल चला रहा है यानी कि वैश्यालय चला रहा है, यह अनलॉफुल है, इसे रोका जाना चाहिए। सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए भी प्रावधानों की बात की गई। जो सेक्स वर्कर हैं उनके पास अगर कोई बच्चा है तो महज वो उनके साथ रहता है, इस आधार पे ये प्रिज्यूम नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेक्स ट्रेड का हिस्सा है या उस बच्चे अथवा बच्ची को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है। इन्वेस्टिगेट करिए, अगर ऐसी संभावना लगती है कि हाँ वो ट्रेडेड बच्चा है जिसे इलीगली एब्डक्ट करके लाया गया है तो कार्रवाई की जाए, छुड़ाया जाए। लेकिन इन जनरल प्रिज्यूम ना कर लिया जाए। इट इज वेरी पॉसिबल कि वो वहीं के किसी व्यक्ति का बच्चा हो, तो आप उसे अनावश्यक अलग मत करिए। ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी, बेसिक प्रोटेक्शन इसकी सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। फर्दर अगर एक माइनर ब्रॉथल में है सेक्स वर्कर्स के साथ तो ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा वही कि चाइल्ड जो है वो ट्रैफिक्ड है। ऐसे केसेस में अगर क्लेम है किसी सेक्स वर्कर का कि उनका बेटा अथवा बेटी है और अगर कोई डाउट है तो फिर मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फोर्सिबली बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें अलग ना किया जाए। लीगल प्रोटेक्शन सेक्स वर्कर्स को भी अब्यूज के अगेंस्ट में मिलनी चाहिए। पुलिस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सेक्स वर्कर्स के साथ जब वो कोई कंप्लेन लॉन्च करने को लेकर आए, स्पेसिफिकली अगर वो सेक्सुअल नेचर का हो तो। इन जनरल मान लिया जाता है कि आप इस प्रकार की जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उनके लिए नहीं आ सकते बिकॉज आप इस एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो उनकी विल के अगेंस्ट में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केसेस भी दर्ज होने चाहिए। मीडिया को भी डायरेक्शंस दिए कोर्ट ने कि उन्हें सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करना चाहिए अरेस्ट, रेड या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान। कोई फोटो भी रिलीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में इस सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज किया। लास्ट एनएस सर्वे 2017 में हुआ था, अभी 2021 में हुआ। ये 3 साल के गैप पे इन जनरल होता है। हेल्थ जो स्कूल एजुकेशन की है उसे इवेलुएट किया जाता है क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों के लिए। बच्चे की कॉम्पिटेंसी को कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है। क्लास 3rd एंड 5th के बच्चे के लिए मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में उसका क्या सिनेरियो है। क्लास 8th के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। क्लास 10th के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश इवेल्युएशन में आते हैं। एनसीईआरटी इसका पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करता है और सीबीएसई इस सर्वे को कंडक्ट करता है। फाइंडिंग्स में पाया गया कि 80% बच्चों ने ऐसा माना कि पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल्स बंद हो गए तो उनके लिए एजुकेशन खराब रही। वो स्कूल्स में अच्छा सीख पाते थे दोस्तों के साथ। 24% बच्चों ने ये माना कि उनके पास तो डिजिटल डिवाइस है ही नहीं पढ़ाई के लिए। 45% स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि उनके लिए एक्सपीरियंस जॉयफुल रहा, मजेदार रहा। 38% अभी भी मानते हैं कि उनको सीखने में मुश्किल हुई। 500 बच्चों को इवैल्यूएशन में लिया गया। इनमें पाया गया कि वो लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस में सिचुएशन खराब है। अगला आर्टिकल है हमारा लर्निंग पॉवर्टी से रिलेटेड। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में लर्निंग पॉवर्टी कहीं ना कहीं बढ़ गई है कोविड-19 के बाद से।
यहाँ पर ये गणना की गई है 10 साल से छोटे बच्चों के लिए जो कि सिंपल टेक्स्ट रीड नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये 53% पे हुआ करती थी भारत में, यानी कि 10 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं उसमें से 53% सिंपल टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते थे, वेयरएज अब ये बढ़कर 70% तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है कोविड-19 का। देखिए, एक तो स्कूल बंद थे और दूसरा जो सोशल क्राइसिस देखने को मिला फैमिली में, जिसकी वजह से वो फ़ोन या लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो प्रीवियस जनरेशन थी और जो आने वाली जनरेशन है, इन दोनों के ही मुकाबले इस जनरेशन में ज़्यादा लर्निंग पॉवर्टी देखने को मिल रही है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 5 से लेकर 18 साल की उम्र में आते हैं। अगर सरकार ने अभी वक्त रहते कुछ कड़े कदम नहीं लिए तो आने वाले समय में इनकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी और इनकी अर्निंग कैपेसिटी भी लो रहेगी, जिसकी वजह से इनका फ्यूचर थोड़ा धुलमिल हो सकता है। अब एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि लर्निंग पॉवर्टी होती क्या है। देखिए, जो बच्चे रीड नहीं कर सकते हैं, एक छोटे से पैराग्राफ को उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, और जिनकी उम्र 10 साल तक की है, इसे हम कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। इसमें सभी तरह के फाउंडेशन स्किल्स आते हैं, जैसे बेसिक लिटरेसी आ गई, आपकी न्यूमरेसी आ गई, ट्रांसफरेबल स्किल्स हो गए, ये सभी इसमें काउंट होते हैं। इसमें इस बात का आंकलन किया जाता है कि बच्चा कितने ईजिली किसी टेक्स्ट को रीड कर सकता है और उसे समझ सकता है। अब देखिए, मॉनेटरी पॉवर्टी यानी पैसे की कमी के कारण जैसे कुछ लोगों को इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो लैक ऑफ बेसिक रीडिंग स्किल्स के कारण भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आने वाले सालों में इन बच्चों में। आइए एक बार देख लेते हैं हाइलाइट्स को। 2019 में वर्ल्ड बैंक की कंट्री लर्निंग पॉवर्टी में क्या कहा गया है। देखिए, यहाँ पर यह मानना था कि 55% भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो लेट प्राइमरी एज के हैं, बट इनमें अभी भी उतने अच्छे रीडिंग स्किल्स नहीं हैं। इसके अलावा इसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को भी एडजस्ट किया गया था। यहाँ पर यह माना जा रहा था कि 2% भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल एज के हैं, बट ये कहीं ना कहीं इनरोल नहीं है स्कूल में। इसके अलावा अमूमन लर्निंग पॉवर्टी लड़कों में ज़्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू गर्ल। अगला हमारा आर्टिकल है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में, जिसे कई बार सुगम्य भारत अभियान भी कहा जाता है। यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को अलाउ कर सके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। अब यहाँ पर हम इस तरह का बिल्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर क्रिएट करेंगे, इकोसिस्टम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस को विजिट करने में। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट की थी और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ऑल्दो ये 3 साल का प्रोजेक्ट था, बट कुछ डिलेज के कारण इसे रिवाइज करके 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, और हाल के दिनों में हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।